हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमनला क्लासेस में। आज हम आईपीसी की चौथी क्लास लेंगे और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इन फ्यूचर जुडिशरी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एक अच्छा वकील बनना चाहते हैं तो आज का जो चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बेसिकली जो वकील होते हैं, जो जज होते हैं, अगर ये चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। रीजन क्या है कि एक वकील अगर अच्छे से चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शन अपवाद को नहीं जानता है तो पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसे बेल में है। और जब तक आप आईपीसी के अपवादों को अच्छे से टैकल करना नहीं जानेंगे, अच्छे से उन्हें डील करना नहीं जानेंगे, आप बेल नहीं करा पाएंगे। एक जज जब तक आईपीसी के सारे प्रोविजन को अच्छे से जानेगा नहीं तब तक वो किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता है। तो आज का चैप्टर हमें ना सिर्फ सेक्शन वाइज पढ़ने हैं, हमें उसकी इमेज बना के चलनी है। जो बच्चे मुझसे पहले पढ़े हुए हैं वो जानते हैं मेरे पढ़ाने का तरीका, अदरवाइज आप लोग भी जान जाएंगे, क्योंकि मैं बेसिक हर एक पॉइंट को इमेज के थ्रू अगर आपको याद कराने का प्रयास करूंगा तो इमेज हमारे माइंड में सालों सालों तक स्टोर रह जाती है। जैसे आपने अगर कोई मूवी देखी होगी तो वो मूवी आज तक आपको याद होगी। तो हम आपको बेसिकली मूवी से, कोई इमेज से आपको रिलेट करते हुए चलेंगे कि आपको पढ़ने में आसानी रहे। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जनरल एक्सेप्शन, चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी। रेंज क्या है आप लोगों को तुरंत आपके मुंह पे आनी चाहिए, कितनी? सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक। मैंने क्या कहा था कि आपको मैं पहले रेंज याद कराऊंगा, फिर सब रेंज याद कराऊंगा, मतलब उसके अंदर भी सेक्शन को तोड़ूंगा, फिर आपको मैं सेक्शन पढ़ाऊंगा। तो जो जो मेरी इस बात को ध्यान रखा है आज वो देखेगा कि सेक्शन 76 से लेकर 106 कैसे रेंज याद किए हो, फिर इसे मैं सब रेंज करूंगा, फिर एक एक सब रेंज के सेक्शन को पढ़ाते हुए चलूंगा। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे कि क्राइम क्या होता है और क्राइम के स्टेजेस कितने हैं। तो वह एक्ट जो कि इलीगल हो और वह भारत के किसी भी एक्ट में पनिशेबल हो, सिर्फ आईपीसी में नहीं, किसी भी एक्ट में पनिशेबल हो, वो क्या होता है? क्राइम होता है, अपराध होता है। अपराध की 4 श्रेणियां होती हैं। सबसे पहले हमारे मन में आया, जैसे आपके मन में आया कि हमें सर को मारना है, आप मन में आया आपके, तो वो क्या, मैंने कुछ वर्ड बताए थे। डिसऑनेस्टली किस सेक्शन में है बताओ स्टूडेंट्स? 24। इंटेंशनली, फ्रॉडुलेंटली किस सेक्शन में है? सेक्शन 25। वॉलंटरी किस सेक्शन में है? सेक्शन 39। इस तरीके से आपके बिल्कुल जुबान पे होने चाहिए वर्ड्स स्टूडेंट्स। और एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे कैसे जाना है ये मैंने बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक बेयर एक्ट से कैसे दूसरे बेयर एक्ट को, यानी एक एक्ट से कैसे दूसरे एक्ट को हम लोग लिंक करते हैं। ये सारी चीजें आपके सेमेस्टर एग्जाम में और आपके जुडिशरी के मेंस एग्जाम में काफी ज्यादा रिलेवेंट होती हैं। आप एक दूसरे को रिलेट कर पाते हो स्टूडेंट्स। तो पहले इंटेंशन आया, फिर आपने प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन भी आपको होता है, प्रिपरेशन पे कोई आपको सजा नहीं मिलती है। आपने बंदूक खरीद ली, अपने घर में रख ली, कोई सजा नहीं मिलेगी। लेकिन एक्सेप्शन मैंने बताया, मैंने मेंस रिया के भी एक्सेप्शन बताए। कितने बच्चों ने रैश और नेग्लिजेंस के क्वेश्चन जाके याद किए हैं? बताओ, रैश और नेग्लिजेंस के कितने सेक्शन हैं, किसी ने याद किए? आप लोग एक काम करना, मैंने बताया रैश और नेग्लिजेंस, ये चैप्टर आपका 14 में आता है। 14 के जितने रैश और नेग्लिजेंस के सेक्शन हैं वहां मेंस री एब्सेंट होती है, उसको आप लोग बेयर एक्ट के पीछे एक प्लेन पेज में अटैच करेंगे। दूसरी बात, जहां जहां डिसऑनेस्टली, वॉलंटरी, फ्रॉडुलेंटली वर्ड यूज हुआ है, ये वर्ड काफी ज्यादा कहां यूज होंगे? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के चैप्टर 70 सेक्शन 378 से लेकर 462 तक। तो जहां जहां ये डिसऑनेस्टली वर्ड यूज हुआ है उस सेक्शन को ऐसे लाइन में लिख लोगे। एक बेयर एक्ट क्या करोगे, नोट्स में डिसऑनेस्टली वर्ड लिखोगे, फिर डिसऑनेस्टली किस किस सेक्शन में आया, फ्रॉडुलेंटली किस किस सेक्शन में आया, वो वॉलंटरी किस किस सेक्शन में आया। जैसे वॉलंटरी आपका सबसे ज्यादा आता है हर्ट में, ग्रीवियस हर्ट में, सेक्शन 318 से लेकर 339। इस तरीके से आप ऐसे बनाते चले जाओगे पेजेस में, तो इससे क्या होगा कि आपको मेमोराइज रहेगा कोई चीज और आप लिंक कर सकोगे। तो फिर प्रिपरेशन पे अगर आप स्टेट के खिलाफ कोई वार करते हो या फिर आप जो भारत है उसका कोई मैत्री
दोस्त है, देश है, उसके साथ या उसके खिलाफ आप कोई युद्ध करने का प्रयास करते हो, षड्यंत्र करते हो, आपको गिरफ्तारी हो सकती है। या आप कोई जाली नोट वोट बनाते हो, आपको गिरफ्तारी हो सकती है। आप रॉबरी का अटेम्प्ट करते हो, 393 आपको जेल हो सकती है। अब डकैती का अटेम्प्ट करते हो, 399 आपको जेल हो सकती है। तो आप देख रहे हो कि अटेम्प्ट पे और प्रिपरेशन पे, जैसे प्रिपरेशन पे स्टेट के खिलाफ अगर कोई आप क्राइम करते हो, प्रिपरेशन करते हो, उस स्टेज पे आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ केसेस में आपकी मेंस रिया नहीं है, वहां पर भी आपके ऊपर केस चल सकता है। और अटेम्प्ट तो फिलहाल क्राइम है ही है। प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या अंतर था, मैंने बताया था कि जहां से आप क्राइम के लिए यू टर्न ले सकते हो, वो क्या है, क्या है बेटा, वो प्रिपरेशन है। और जहां से आप क्राइम के लिए यू टर्न नहीं ले सकते, वो अटेम्प्ट हो गया। अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो ऑफेंस हो गया। अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या हो गया, अटेम्प्ट। मतलब प्रिपरेशन आपने मेरे ऊपर, मैंने इमेज के थ्रू बताया था, अगर गोली मेरे ऊपर चलाई, मैं हट गया, मेरे कंधे पे लग गई, अटेम्प्ट हो गया। मेरे सीने पर लग गई, मैं मर गया, ऑफेंस हो गया। तो ये सारी चीजें थी। आज हम जानेंगे जनरल एक्सेप्शन के बारे में। चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी, चैप्टर 4 आईपीसी का अपवाद। बेटा आप लोग एक काम करो कि एक बेरेक का प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर लो, फिर उसमें आपके एविडेंस भी रहेगा, सीआरपीसी भी, आईपीसी भी। तो मैं जो बताया करूंगा, अभी एविडेंस पढ़ना नहीं है, लेकिन जब रीचेक करते रहोगे तो आप मेरे साथ साथ उन सेक्शन को भी अलग एक्ट के कवर करते रहोगे। जैसे जर्नल एक्सेप्शन को हमेशा किसके साथ पढ़ना चाहिए, रीड विद इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 105। जर्नल एक्सेप्शन को हमेशा किसके साथ पढ़ना चाहिए, इंडियन एविडेंस एक्ट 105। 105 किस क्या कवर करता है, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 101 से लेकर 114A तक क्या कवर करता है बेटा, बर्डन ऑफ प्रूफ। 105 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर जर्नल एक्सेप्शन का प्रूफ लेगा, जनरल एक्सेप्शन लेगा, अपवाद लेगा कि मैंने ये क्राइम नहीं किया है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होगा कि उसे साबित करना पड़ेगा कि ये क्राइम मैंने नहीं किया है। तो जर्नल एक्सेप्शन को हमेशा इंडियन एविडेंस एक्ट 105 के साथ पढ़ना चाहिए। आप लोग जाके गूगल पे या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड करके सेक्शन 105 इंडियन एविडेंस एक्ट का पढ़ना। इंडियन एविडेंस एक्ट बेसिकली इतना कहता है कि अगर आपने जनरल एक्सेप्शन का यूज किया है आईपीसी के सेक्शन 76 से लेकर 106 तक, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने क्राइम क्यों नहीं किया और किस परिस्थितियों में आपने जनरल एक्सेप्शन का यूज किया। ये कौन कहता है, ये कहता है इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 105। आगे चलते हैं। जनरल एक्सेप्शन की रेंज कहां से कहां तक है, सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 106 तक। तो हम लोग इसको रेंज में डिवाइड कर लेते हैं। अब बेटा ये 4 रेंज में विभाजित है। कितने रेंज में विभाजित है, 4 रेंज में। पहली रेंज इसकी 76 से लेकर 81, दूसरी 82 से लेकर 86, तीसरी 87 से लेकर 92 और चौथी आपकी 96 से लेकर 106। ये जस्टिफाइड और एक्सक्यूजेबल बाय लॉ, ये आपका इनकम्पैटिबिलिटी, ये कंसेंट, ये आपका प्राइवेट डिफेंस। मतलब स्टूडेंट्स आपका सेक्शन 76 से लेकर 81 बात करता है कि आप कोई भी अगर गलत कार्य करते हो तो वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, एक्सक्यूजेबल बाय लॉ है। अगर सेक्शन 82 से लेकर 86 के बीच में आप कोई क्राइम करते हो तो वो इनकैपेटिबिलिटी है, मतलब
कि वो कार्य वह व्यक्ति कर ही नहीं सकता, इसलिए उसे छूट दे दी जाएगी। 87 से 92 तक आप कंसेंट देते हो कोई कार्य करने के लिए, और 96 से लेकर 106 तक प्राइवेट डिफेंस में वह कार्य आता है। 4 भागों में ये विभाजित होता है। पहला, कोई कार्य जस्टिसेबल और एक्सक्यूजेबल बाय लॉ। दूसरा, वह व्यक्ति इसके लिए कंपिटेंट ही नहीं है, कैपेबल ही नहीं है कि वह कार्य कर सके। जैसे 7 साल का बच्चा क्राइम नहीं कर सकता, अनसाउंड माइंड कोई अपराध नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति अगर इंटॉक्सिकेटेड कराया गया है जबरदस्ती, वो कार्य नहीं कर सकता। और प्राइवेट डिफेंस, अगर आपके ऊपर किसी ने गोली चलाई तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए क्या कर सकते हो, ये इसमें है। हम लोग हर एक क्लास में 4 क्लास लेंगे प्राइवेट इसकी जनरल एक्सेप्शन की, और चारों में एक सब रेंज को कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक ज्यादा लेंदी ना हो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, 3 वर्ड आते हैं। जब भी जनरल एक्सेप्शन करोगे तो 3 वर्ड आएंगे। क्या? एक आएगा एक्सेप्शन, एक आएगा प्रोवोकेशन, एक आएगा अबेटमेंट। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद, प्रोवोकेशन मतलब होता है उकसाना, और अबेटमेंट मतलब होता है दुष्प्रेरण। क्या मतलब? फिर से मैं रिपीट करता हूं, एक्सेप्शन अपवाद, दूसरा प्रोवोकेशन उकसाना, और तीसरा अबेटमेंट दुष्प्रेरण। अब ये आप पूछेंगे कि सर आपने ये वर्ड लिया क्यों, आपने ये वर्ड यहां पे बोला क्यों? बता रहा हूं मैं, पेशेंस रखिए थोड़ा। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, इसका उत्तर मैं ये 3 वर्ड समझाने के बाद दूंगा, तब तक आप सोचिए। प्रश्न क्या है कि अब तक आप ऑफेंस को देखने के लिए मेंस रिया का इस्तेमाल करते थे। अब तक आप ऑफेंस को देखने के लिए मेंस रिया का इस्तेमाल करते थे। आईपीसी का वो कौन सा चैप्टर है जिसमें डिफेंस के लिए मेंस रिया का इस्तेमाल होता है? डिफेंस के लिए मेंस रिया का इस्तेमाल होता है, ये सोचिए। तब तक मैं ये 3 वर्ड समझाता हूं। देखो, एक्सेप्शन, प्रोवोकेशन और अबेटमेंट, दुष्प्रेरण, उकसाना और एक्सेप्शन। अगर आप कोई कार्य करते हैं, वह कार्य एक्सेप्शन में आता है, कोई अपराध नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई सजा नहीं, कोई सजा नहीं। उकसाना, अगर आप, जैसे आप कहते हैं सर उन्होंने मुझे उकसा दिया इसीलिए मैंने लाठी से उनके सर पे मार दिया, ऐसा नहीं कि आपको सजा नहीं मिलेगी, सजा कम मिलेगी, सजा कम मिलेगी। अबेटमेंट, दुष्प्रेरण में आपको पूरी सजा मिलेगी, लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे। आपसे मैंने पूछा था कि मेंस रिया कहां डिफेंस के तौर पे यूज होती है, तो जनरल एक्सेप्शन में मेंस रिया डिफेंस के तौर पर यूज होती है स्टूडेंट्स। और आपको पूरे जनरल एक्सेप्शन में कहीं भी मेंस रिया नहीं मिलेगी। जहां मेंस रिया मिल गई वह क्या हो गया, क्राइम हो गया, वह जो आपका कार्य है अपराध हो गया। लेकिन कोई भी कार्य जनरल एक्सेप्शन में मेंस रिया नहीं मिलेगी। और आपको एक वर्ड और मिलेगा जनरल एक्सेप्शन में, वो क्या है, गुड फेथ। सेक्शन 52, सेक्शन 52, सेक्शन 52। ये थी एक भूमिका, बैकग्राउंड जनरल एक्सेप्शन का बनाने का। सीधे लोग सेक्शन 76 पे आ जाते हैं। लेकिन मान लीजिए अभी आपसे प्रीलिम्स में पूछ लिया गया ये सवाल कि भैया ये बताओ कि मेंस रिया कहां डिफेंस के तौर पे यूज होती है। अब आप समझ रहे हो कहां यूज होती है, कहां यूज होती है। तो मेंस रिया हमेशा डिफेंस के तौर पे आईपीसी के चैप्टर 4 अपवाद में यूज होती है, जनरल एक्सेप्शन में यूज होती है। अब हम जनरल एक्सेप्शन के एक सेक्शन को कवर करते हैं। उससे पहले आपको मैं कुछ इमेज रिकॉल कराना चाहता हूं। सेक्शन 76 के लिए, सेक्शन 76 के लिए आप एक इमेज रिकॉल करो अपने मन में।
कि जनरल डायर या फिर कोई ऐसी आप पिक्चर देखे हो जिसमें सीनियर कहता है कि गोली चलाओ, जूनियर से कहता है तुम गोली चलाओ, ये भीड़ बहुत बेकाबू हो रही है, भीड़ पर लाठी चार्ज करो। अक्सर सीनियर ऑफिसर कहता है कि लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज आप लोग अक्सर देखते हो। तो ये लाठी चार्ज कर दिया पुलिस वाले ने, एक का सर फट गया, वो वहीं पे मर गया। एक इमेज अपने दिमाग में रखना। सेक्शन 77, जज साहब ऑर्डर 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 करके क्या बोले कि इनको फांसी दे दीजिए। सेक्शन 78 की एक इमेज रिकॉल करो कि पिक्चर में काला कपड़ा पहने जल्लाद ने खींच दिया उसको। जल्लाद ने क्या कर दिया, जो पुल होता है, पुली टाइप का एक रॉड होता है, खींच दिया और आदमी को फांसी हो गई, वो मर गया। 79 के लिए आप याद करो कि आपने एक कार्य किया, 79 के लिए आपने एक कार्य किया जो कि अनजाने में आपका कोई मकसद नहीं था उस कार्य को करने का, लेकिन फिर भी आपने वो कार्य कर दिया। स्टूडेंट, सेक्शन 76 और 79 काफी ज्यादा सेम होते हैं और सेक्शन 76 और 79 में एक कीवर्ड मैं बताऊंगा जिसे आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, तो कभी भी सेक्शन 76 और 79 में कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे सेक्शन 76 और 79 में कंफ्यूज होते हैं। तो चलो बेरैक निकालो और खेल शुरू करते हैं। 1 मिनट में टाइम देना, सिर्फ 1 मिनट। तो पहले हम लोग सेक्शन 76 और 79 को देखते हैं क्योंकि ये सिमिलर होते हैं। 76 और 79 एक वर्ड होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, हमेशा विधि की छूट, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है वो हमेशा क्षमा योग्य होता है, लेकिन विधि की भूल, मिस्टेक ऑफ लॉ, कभी भी क्षमा योग्य नहीं होता। यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट हमेशा क्या होता है, क्षमा योग्य होता है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ कभी क्षमा योग्य नहीं होता। तो चलो सेक्शन 76 को मेरे साथ पढ़ो। आओ भैया बेरैक निकालो आप लोग। चलो आज से एक्ट डन बाय अ पर्सन, मैं बहुत धीमे धीमे पढ़ूंगा। कुछ बच्चों ने कहा था सर आप डायरेक्ट तेज पढ़ देते हैं, तो मेरे साथ पेन कलम कापी लेके बैठो और बिल्कुल एक एक पॉइंट में जहां मैं कहूं वहां अंडरलाइन करते चले जाओ। एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव इन हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। नथिंग इज एन ऑफेंस, क्या नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by a person who is or who by a reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law, अंडरलाइन करो वर्ड को, और not by reason of mistake of law in good faith आया सेक्शन 52, अभी समझाएंगे इसके बाद। believe himself to be bound by law to do it, मतलब एक व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर देता है मिस्टेक से कि वो खुद को समझता है कि वो बाउंड बाय लॉ है, लेकिन वो बाउंड बाय लॉ नहीं होता। दूसरी बात, एक व्यक्ति अपने सीनियर अथॉरिटी के कहने पर वह कार्य करता है क्योंकि बाउंड बाय लॉ है, वो विधि द्वारा आबद्ध है, वो विधि द्वारा बंधा हुआ है कि वो अपने सीनियर ऑफिसर की बात मानेगा। ये तो ऐसे सर के ऊपर से निकल गया होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों एग्जाम्पल लेते हैं। पहला इलस्ट्रेशन देखिए, एक सोल्जर भाई साहब हैं जो एक भीड़ पे गोली चला देते हैं अपने सुपीरियर ऑफिसर के कहने पे, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहाँ हो गया यहाँ पे। इसका एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं, इलस्ट्रेशन से शायद कंफ्यूज हो जाएं। इसका एक एग्जांपल विधिवत मैं आपको देता हूं। मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में एक अपराध हुआ और वहां पर एक एसआई थे, सब इंस्पेक्टर, जिनका जुरिस्डिक्शन नहीं था, क्षेत्राधिकार नहीं था, फिर भी वो पहुंच गए वहां पे अपना
जांच पड़ताल करने, सब देखभाल करने। बाद में पता चला कि इनका क्षेत्राधिकार नहीं है, तो माफी मांग लेंगे, कहेंगे हमसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, मुझे ये बात नहीं पता थी। जैसे एक ऑफिसर है, कोर्ट ने भेजा कि बाबू जाके, भैया जाके, ये एक व्यक्ति है जेड, उसको पकड़ लो। एक ऑफिसर है, कोर्ट ने भेजा कि जेड एक व्यक्ति है, उसे जाके पकड़ लो। ए ने वाई को जेड समझकर पकड़ लिया और कोर्ट के सामने पेश किया। तो जब वाई कहेगा कि मैं जेड हूं ही नहीं, तब भी ए को कोई सजा नहीं मिलेगी। ए को क्या हो जाएगा, छूट जाएगा ए, क्योंकि ए कहेगा मुझसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया। एक चीज बेटा और बता, लिख लेना कि सेक्शन 76 आपका जुडिशियली और लॉफुली होता है। और एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप लिख लेना, 76 हमेशा गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए यूज होता है। किसके? गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। बस यही कंफ्यूजन बच्चों को रहती है, जो मैंने आज दूर कर दी। जो सेक्शन 76 है उसका यूज गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर होता है। हमेशा सेक्शन 76 का यूज कोई प्राइवेट पर्सन नहीं कर सकता। सेक्शन 76 का यूज हमेशा कौन करेगा? गवर्नमेंट सर्वेंट करेगा। जो अधिकारी होगा, जो कि पब्लिक सर्वेंट होगा। पब्लिक सर्वेंट कहाँ मेंशन है? सेक्शन 21, जाके पढ़ लेना। मैं इस पे जाऊंगा भी, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए अभी वहां नहीं जा रहा हूं। तो 76 को कौन यूज कर सकता है? गवर्नमेंट सर्वेंट। और 79 को प्राइवेट पर्सन यूज कर सकता है। कभी भी आपसे पूछे कि प्राइवेट पर्सन, कार्य दोनों मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कर रहे हैं, कार्य दोनों मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कर रहे हैं। यानी सेक्शन 79 में भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे कार्य हो रहा है और सेक्शन 76 पे भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट पे कार्य हो रहा है। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट पर्सन कर रहा है, गवर्नमेंट सर्वेंट कर रहा है, और यहां पर प्राइवेट पर्सन कर रहा है, यहां पर एक इंडिविजुअल व्यक्ति कर रहा है। तो चलो सेक्शन 79 को भी पढ़ लेते हैं। एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड और मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब आज कोई ऐसा कार्य आप करते हो जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट के थ्रू हो जाता है। मतलब लिख लेना, एक चीज उसमें लिख लेना बेटा, कि अगर कोई कार्य गुड फेथ में किया गया है किसी प्राइवेट पर्सन द्वारा और वो जस्टिफाइड बाय लॉ है, मतलब उसमें लॉ की जस्टिफिकेशन दी हुई है, लेकिन वह कार्य उसने अनजाने में किया है, वो किसी जान में नहीं किया है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ए एक व्यक्ति है जो जेड को जानता है कि इसने एक मर्डर कमिट किया है। एक व्यक्ति है जो जेड को जानता है कि उसने एक मर्डर कमिट किया है, सोचता है, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज्यादा समझ में आता है। एक मान लीजिए व्यक्ति था राम, एक व्यक्ति था श्याम, दोनों पड़ोसी थे। श्याम और उसकी बीवी में झगड़ा हो रहा था काफी तेजी से, और श्याम बोल रहा था कि अभी मार दूंगा तुमको मैं, शांत हो जाओ, मेरे हाथ में चक्कू है। और ये सारी बातें राम सुन रहा था। अचानक हुआ क्या कि श्याम की बीवी का आवाज आना बंद हो गया, श्याम की बीवी बिल्कुल शांत हो गई। अब भैया राम समझे श्याम की बीवी निपट गई, वो तुरंत गए श्याम का दरवाजा बंद करके ताला लगा दिए। अब राम ने कौन सा अपराध किया? रामफुल कन्फाइनमेंट, मतलब रामफुल रिस्ट्रेन। उन्होंने जबरदस्ती, किसी को अगर आप बंद करते हैं कमरे उमरे में, तो रामफुल क्या होता है? रिस्ट्रेन होता है। और पुलिस ऑफिसर या पुलिस थाने में गए, बताया ऐसी सी बात है, पुलिस आई, तब पता चला कि जो श्याम थे, श्याम की बीवी ने उल्टा उनको डांट दिया और चुपचाप कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन राम भाई साहब को लगा कि श्याम की बीवी निपट ली, तो राम बताएंगे ऐसी सी बात हुई, इसीलिए मुझे लगा कि श्याम ने अपनी बीवी को मार दिया, इसीलिए मैं गया था, इसीलिए मैंने इनका गेट बंद किया था। तो वहां पर जो राम का कार्य है वो जस्टिफाइड बाय लॉ है। क्या है? जस्टिफाइड बाय लॉ है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुई है। उन्होंने बिलीव किया कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ कार्य किए हैं, और उनका जो कार्य हो गया वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में हो गया। इसे पढ़ो, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एनी पर्सन who is justified by law or by reason of mistake of fact and not by reason of mistake of law।
लेकिन उन्होंने कोई कार्य मिस्टेक ऑफ लॉ का ना किया हो इन गुड फेथ, और वो जो कार्य किया हो वो किस में किया हो, गुड फेथ में किया हो। एक बात मैं और भी आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आपके सेक्शन में कोई चीज ऐसी आ जाए जो थोड़ा उस सेक्शन से अलग हो तो उसे ब्रैकेट कर दिया करो। क्या कर दिया करो, ब्रैकेट करके उससे आगे बढ़ लिया करो। जैसे आप ब्रैकेट करो नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, ब्रैकेट में लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, इसे ब्रैकेट लगाओ, अब पढ़ो नथिंग इज एन ऑफेंस which is done by any person who is justified by law or by reason of mistake of fact and in good faith। किसमें क्या हो, गुड फेथ में क्या हो, believe himself to be justified by law in doing it। समझ में आ गया बच्चों? कुछ चीजें पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? तो ये हमेशा प्राइवेट पर्सन के लिए यूज होगा और ये हमेशा गवर्नमेंट पर्सन के लिए। ये जो जस्टिफाइड बाई ला भी हो सकता है और ये जस्टिफाइड बाई ला दोनों हो सकते हैं। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया गया है, ये भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट में किया गया है। अब बात कर लेते हैं मिस्टेक ऑफ ला होता क्या है। मान लीजिए एक फॉरेनर आया इंडिया में और वो आके यहाँ कुछ गर्ल्स जा रही थी, उनको सीटी उटी मार दिया और थोड़ा छेड़खानी कर दिया। तो जब पुलिस आई तो उसने कहा ये तुम्हारा वेस्टर्न कल्चर है, हम कर सकते हैं। ये वो नहीं कर सकता। मिस्टेक ऑफ लॉ की छूट नहीं है, विधि की भूल आपको क्षम्य नहीं है, तो विधि की भूल आप ना करें। सेक्शन 76 और 79 कोई दिक्कत लगे कमेंट में अपनी बातें रख देना, मैं फिर से समझा दूंगा, मैं आपको ग्रुप में भी समझा दूंगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और लिख लेना कि जो आपका ये सेक्शन है 76, इसे रीड विद सेक्शन 76 रीड विद सीआरपीसी सेक्शन 132 197, सेक्शन 132 197। अब ये क्या है, इसको जब हम पढ़ेंगे सीआरपीसी तब जानेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आप मैं यहाँ जो लिख देता हूं आप जाके रीचेक जरूर कर लिया करो, आप जाके रीचेक जरूर कर लिया करो। फिर सेक्शन 79 को रीड विद RW मतलब होता है रीड विद, इसके साथ, अरे बहुत सारे बच्चे इसमें भी दिक्कत कर सकते हैं, रीड विद, और इसका रीड विद किसमें हो जाएगा आपका 197 और 132 को इसके साथ भी पढ़ लेना। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मान लो एक कोर्ट है, उसमें कोई केस गया और वह जुरिस्डिक्शन नहीं है, कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है उस केस को लेने का, और कोर्ट ने जजमेंट दे दिया। तो अगर कोर्ट ने गुड फेथ में जजमेंट दिया है, कोर्ट ने अगर गुड फेथ में जजमेंट दिया है तो फिर वह जजमेंट मान्य होगा। एक मिनट, अरे जो मेरा कैमरा वैमरा देखता है वो इस समय है नहीं, तो मुझे सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। तो वही मैंने देखा कि कहीं मैं पहली बार अकेले वीडियो बना रहा हूँ, तो वही मैंने देखा कहीं वीडियो बंद तो नहीं हो गया है और मैं यहाँ बोले जा रहा हूँ। आप लोगों की लाइव क्लासेस के लिए मैं प्रबंध कर रहा हूँ कि लाइव टाइम ही नहीं मिलता बेटा, सबसे बड़ी दिक्कत है टाइम की। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाए। तो यहाँ पर मैं क्या हो गया कि अगर कोर्ट कोई जजमेंट देता है तो क्या होगा, मान्य होगा। अच्छा हर जगह आप देखते हो ये गुड फेथ वर्ड आ रहा है, तो जब कोई वर्ड बार बार परेशान करे तो उसे पढ़ लेना चाहिए, गुड फेथ। चलो भैया खोलो सेक्शन 52, सेक्शन 52 खोलो। इसीलिए मैंने चैप्टर 2 नहीं पढ़ाया कि चैप्टर 2 जब हम अन्य सेक्शन पढ़ेंगे तो उसे अच्छे से कवर करते चलेंगे। चलो 52 खोलो। नोट्स मुझे व्हाट्सएप पर सब लोग सेंड करते रहोगे, व्हाट्सएप नंबर लिख लो मेरा 6394914720। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हो, नोट्स भेजा करना। मैं बच्चों के साथ थोड़ा अटैच होना चाहता हूं, देखता हूं कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन 52 गुड फेथ, नथिंग इज सेड टू बी डन
or believe in good faith which is done or believe without due care and attention. अगर आपने कोई कार्य में ड्यू केयर अटेंशन नहीं लिया है, ड्यू केयर अटेंशन, तो वह कार्य गुड फेथ में नहीं आएगा, फिर वह कार्य नेग्लिजेंस में आ जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी कार्य में ड्यू केयर अटेंशन लिया है तो वह कार्य आपका गुड फेथ में आ जाएगा। जैसे एक डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, अब ऑपरेशन करते हुए अपने वाइफ से बात करने लगा और बात करते करते जो कैंची है वो मरीज के पेट में रह गई और वाइफ उसकी हड़का रही है, सामान क्यों नहीं लेकर आए, ये क्यों नहीं लेकर आए, और कैंची उसी में छूट गई। डॉक्टर साहब, अब उसके पेट में इन्फेक्शन हो गया, उसने केस किया, डॉक्टर साहब जेल जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब ने सारी केयर की, सारी अटेंशन रखा, प्रॉपर हर एक टूल्स को साफ किया, अच्छे से ऑपरेशन किया, फिर भी मरीज मर गया। क्या डॉक्टर साहब को कुछ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्टर साहब आराम से बच जाएंगे। तो हमारा सेक्शन 76 हो गया और 79 हो गया। फिर हम आते हैं, ये जो मैं बोलता रहता हूं उसे नोट कर लिया करो कॉपी में, और चाहे इसको पॉज करके दोबारा देख लिया करो। अब फिर आते हैं सेक्शन 77 पे। किस पे आते हैं स्टूडेंट्स? सेक्शन 77 पे आते हैं। जज ने कोई कार्य किया हो, मैंने जैसे बोला कि अगर कोई जज है, कोई कार्य करता है तो फिर उसे कोई भी ऑफेंस, कोई भी सजा नहीं होगी। जज साहब ने 10 साल की सजा सुना दी, आपको रामफुल रिस्ट्रेन कर दिया, कमरे में बंद कर दिया, जज साहब को जेल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जज साहब ने वह कार्य गुड फेथ में किया है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय द जज। लेकिन कब? ऐसा नहीं है कि जज साहब कार से जा रहे हैं, किसी को गोली मार दें, किसी का एक्सीडेंट दे। जज साहब जब जुडिशली एक्ट कर रहे हैं, जिस समय, देखो वर्ड को पकड़ो स्टूडेंट्स, वर्ड को, सेक्शन 77, जिस समय वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। वर्ड को पकड़ो, अच्छे से अंडरलाइन करो। जिस समय वो जुडिशरी एक्ट कर रहे हैं उस समय अगर वो किसी को फांसी दे देते हैं, किसी को सजा दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने वह काम गुड फेथ में किया है और लॉ में आबद्ध होकर किया है, लॉ में बंधे होकर किया है। इसीलिए जज साहब को कोई भी सजा नहीं मिलेगी। 78 आ जाओ। एक्ट डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। कोर्ट कहां पे आता है? किस सेक्शन में कोर्ट आता है स्टूडेंट्स? तो कोर्ट आपका किस में आता है? सेक्शन 20 में आता है। जज किस सेक्शन में आता है? ये सारी चीजें बिल्कुल नोट कर लिया करो वहां पर। कहां? जहां जहां पढ़ो उसके आगे लिख लो सेक्शन पे, थोड़ा बैरेक्ट को सजाओ वजाओ, ठीक है? ऐसे नहीं बैरेक्ट खाली पड़ी रहे, बैरेक्ट को सजाओ वजाओ, उसमें हर चीज लिखा करो। तो एक्ट डन बाय परसुएंट टू बी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। स्टूडेंट्स, अब मान लो कि जज साहब ने फांसी दे दी, और जज साहब ने फांसी दे दी, उसका एग्जीक्यूशन करना है, उसका उस कार्य का अनुपालन करना है। 4 लोगों को लाया गया, जल्लाद आया, जल्लाद ने सबको फांसी दे दी, तो क्या जल्लाद को कोई सजा होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जल्लाद ने जो कार्य मिला था वह कार्य किया, अपना कार्य एग्जीक्यूट किया। एक्ट डन बाय परसुएंट टू बी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जो कोर्ट का ऑर्डर आया था, जो जजमेंट आया था, उसको सिर्फ उसने फॉलो किया। सेक्शन 78 सिर्फ इतना कहता है। सेक्शन 80 क्या कहता है? एक्सीडेंट इन डूइंग और लॉफुल एक्ट। अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए जिसमें आपका कोई क्रिमिनल इंटेंशन ना हो, कोई आपका मतलब लॉफुल उसमें मीन ना हो, और आपने प्रॉपर केयर और अटेंशन रखा हो, प्रिकॉशन रखा हो, फिर भी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया हो तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एन एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून पे अंडरलाइन करो, और विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन। इंटेंशन आया, मेंसरी आया, तो यहां पर क्या लिखा है? विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, और नॉलेज इन द डूइंग ऑफ लॉफुल एक्ट। आप जान रहे हैं, आपको नॉलेज है कि ये लॉफुल एक्ट में कर रहा हूं, और लॉफुल मैनर में कर रहा हूं, और लॉफुल मींस के लिए कर रहा हूं, और किस लिए? विद प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। हमने प्रॉपर केयर और अटेंशन लिया है, कोई लापरवाही नहीं की है, कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। अब इसमें वर्ड क्या क्या पकड़ना है आपको? लिखो, सेक्शन 80 का वर्ड लिखो। अरे बेटा, मिटाने में थोड़ा
सेक्शन 80 का जो वर्ड है पहला है कि आपका विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। दूसरा, नॉलेज आपको है कि आप कोई लॉफुल एक्ट कर रहे हो, लॉफुल एक्ट कर रहे हो। फिर लॉफुल मैनर में कर रहे हो, लॉफुल मैनर में कर रहे हो। फिर लॉफुल मीन्स के लिए कर रहे हो। प्रॉपर केयर और अटेंशन ले रहे हो। अब आपने क्या किया, इतनी सारी चीजें कर रहे हो, यानी विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन, नॉलेज ऑफ लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स, ये सारी। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक लकड़हारा है, लकड़ी काट रहा है, और कुछ भीड़ उसके दूर खड़ी से होता नहीं है कि एक पेड़ गिर गया, लकड़ी उकड़ी कट गए। अगर एक पेड़ गिर गया रास्ते में, लकड़ी कट रही है, तो बहुत सारे लोग लकड़ी कटते हुए देखने पहुंच जाते हैं, जेसीबी की खुदाई देखने के लिए पहुंच जाते हैं। इंडिया में देखते हैं बहुत ज्यादा, मतलब बेरोजगारी दर पहुंच गई है, लोगों को काफी कार्य रहता है, जेसीबी देखना है, खुदाई, पेड़ कट रहा है वो देखना है, नाली साफ हो रही वो देखना है, ये लोग पहुंच जाते हैं देखने। तो भाई रास्ते में पेड़ गिर गया, अब वो लकड़हारा पेड़ को काट रहा है। तभी होता क्या है कि लकड़हारे, वो जो क्या कहते हैं उसे, कुल्हाड़ी का जो बेट होता है, डंडा होता है, उससे जो कुल्हाड़ी का जो जिससे काटते लकड़ी, वो उछल के एक व्यक्ति के सर में लग जाता है, वो व्यक्ति ऑन स्पॉट वहीं पे मर जाता है। तो क्या लकड़हारे को कोई भी सजा मिलेगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर वहीं पे लकड़हारे की वो जो कुल्हाड़ी का बेंट है वो ढीला है, बार बार निकल जा रहा है, फिर वो उछल कर लगता है, तब उसे मिलेगी, क्योंकि उसने प्रॉपर केयर नहीं किया। प्रॉपर क्या नहीं किया? केयर नहीं किया। सेक्शन 80 समझ में आया? कभी भी ध्यान रखना कि रास्ते पे पेड़ और गिरा हो, कोई लकड़हारा लकड़ी काट रहा हो, सेक्शन 80 बिल्कुल ध्यान रख लेना। आप गाड़ी चला रहे हो, आप हर रूल और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, सेक्शन 80 को याद कर लेना। जहां पर आपने प्रॉपर केयर और अटेंशन किया हो, वो काम गुड फेथ में किया हो, वहां पे सेक्शन 80 का यूज कर लेना। सेक्शन 81 स्टूडेंट, सेक्शन 81 सेक्शन 81 की एक इमेज याद कर लेना आप लोग। सेक्शन 81 की एक इमेज याद करो कि मान लो एक ये शिप है, मेरी ड्राइंग सही नहीं है तो बस ऐसे, एक ये बहुत बड़ी शिप है और एक ये छोटी शिप है। ये शिप यहाँ समुद्र है, 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 ये सब पानी पानी है। और इधर ये शिप में 400 लोग बैठे हैं, इस शिप में 4 लोग बैठे हैं। और ये शिप अचानक बहुत बड़ी आग आ गई, फिर इसने देखा कि समुद्र में कोई बहुत बड़ी पथरीली चट्टान है, और ये चट्टान इधर भी है, ये चट्टान इधर भी है, और इधर ये क्या है, छोटी नाव है, इसमें 4 लोग बैठे हैं। अब ये जो भैया नाव चला रहा है, ये तो देखेगा कि अगर यहाँ पर गाड़ी इधर हमें लाएंगे तो ये अभी नाव डूब जाएगी, जैसे टाइटैनिक में हुआ था, इधर भी लेकर जाएंगे तो ये डूब जाएगी, इधर लेकर जाएंगे तो ये 4 लोग मर जाएंगे। लेकिन अगर नहीं लेकर जाएंगे तो ये 400 लोग मर जाएंगे। वो क्या करता है, नाव को इधर दबा देता है, ये नाव टूट जाती है, 4 लोग मर जाते हैं। चारों लोग के रिलेटिव्स को पता चलता है, रिलेटिव्स आते हैं और केस कर देते हैं जो भैया नाव का ड्राइवर था, कैप्टन था। कैप्टन कहता है, हुजूर अगर हम वहां पर छोटे हार्म को, बड़े हार्म को बचाने के लिए छोटा हार्म ना करते तो 400 लोग मारे जाते। कोर्ट कहेगी कि अगर आपने प्रॉपर केयर, अटेंशन, गुड फेथ में बिना कोई क्रिमिनल इंटेंशन के यह कार्य किया है तो आप छूट जाएंगे। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, एक्ट जो आप कार्य कर रहे हैं उससे हार्म होगा, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन। कहीं भी मेंस रिया नहीं आएगी स्टूडेंट्स, आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन में कहीं भी मेंस रिया नहीं आएगी। वह कार्य आपने विदाउट क्रिमिनल इंटेंट किया है, और टू प्रिवेंट अदर हार्म, और किस लिए? अदर हार्म को प्रिवेंट करने के लिए। स्टूडेंट्स मैंने सारी चीज आपको समझा दी।
आप जो मेरा पहला सब रेंज था सेक्शन 76 से लेके 81 खत्म हुआ। इसमें जुडिशली और एक्सक्यूजेबल बाय लॉ है। आप अपने जो कार्य कर रहे हैं उसको एक्सक्यूज कर सकते हैं कि इस रीजन से हमने ये कार्य किया, तो आपको जो अपराध होगा वो माफ कर दिया जाएगा और आपको कोई छूट मिल जाएगी, या कोई अगर सजा मिलेगी भी तो वो ना के बराबर मिलेगी। वैसे जनरल एक्सेप्शन में कोई सजा नहीं मिलती। जब आपने कोई अपराध नहीं किया तो फिर सजा कैसी? तो आप जाके एक एक वर्ड्स का अच्छे से नोट बनाइएगा, मेरे वीडियो को बार बार 1-2 बार देखिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो मेरे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा। और स्टूडेंट्स, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो मेरा ग्रुप है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। धीरे धीरे मैं अदर यूनिवर्सिटीज के ही बच्चों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। जितना आप लोग जोड़ेंगे, और मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मेरा पेड बैच 600 रुपीज प्राइस है, 600 रुपीज। अगर आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो भगवान आपका दिन शुभ करे और आप लॉ को ऐसे ही पढ़ते रहें और अमन लॉ क्लासेस को ऐसे ही सब्सक्राइब और आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।